आज जरा चेक पर दस्तखत कर देना, प्रभात ने शहद खुली आवाज में कहा। सीमा ने रोटी बेलते बेलते पलट कर देखा। चेक पर दस्तखत करवाते समय प्रभात कितने बदल जाते हैं। आपकी तनख्वाह खत्म हो गई। वह बोली, गांव से पिताजी का पत्र आया था। वहाँ 400 रुपये भेजने पड़े। फिर लीला मौसी भी आई हुई हैं। घर में मेहमान हो तो खर्च बढ़ेगा ही ना। सीमा चुप रह गई। पैसा नहीं देना है तो मत दो, किसी से उधार लेकर काम चला लूंगा। जब भी पैसों की जरूरत होती है तुम इसी तरह अकड़ दिखाती हो। अकड़ दिखाने की बात नहीं है। प्रश्न ये है कि रुपया देने वाली की कुछ कद्र तो हो। मैं बीबी का गुलाम बनकर नहीं रह सकता, समझी। बीबी गुलाम होने वाली सदियों पुरानी युक्ति पुरुष को आज भी याद है, किंतु स्त्री धन का उपयोग ना करने की गौरवशाली परंपरा को वह कैसे भूल गया। बहस और कटु हो जाए इसके पहले ही सीमा ने चेक पर हस्ताक्षर कर दिए। शाम को प्रभात दफ्तर से लौटे तो लीला मौसी को 100 का नोट देकर बोले, मौसी तुम पड़ोस वाली चाची के साथ जाकर आंखों की जांच करवा आना। अरे रहने दो भैया, मैं तो यूं ही कह रही थी, अभी ऐसी जल्दी नहीं है। रायपुर जाकर जांच करा लूंगी। नहीं मौसी, आंखों की बात है, जल्दी दिखा देना ही ठीक है। मौसी मन ही मन गदगद हो गईं। प्रभात मौसी का बहुत ख्याल रखते हैं। मौसी का ही क्यों, रिश्ते की बहनों, बुआओं, चाचा ताऊओं, सभी का कोई रिश्तेदार आ जाए तो प्रभात एकदम प्रसन्न हो उठते हैं। उस समय वह इतने उदार हो जाते हैं कि खर्च करते समय आगे पीछे नहीं सोचते। मेहमानों की तीमारदारी के लिए ऐसे आकुल व्याकुल होते हैं कि उनके आदेशों की धमक से सीमा का सिर घूमने लगता है। सीमा आज क्या सब्जी बनी है, प्रभात पूछ रहे थे। बैंगन की। मौसी की आंखों में तकलीफ है। बैंगन की सब्जी खाने से तकलीफ बढ़ेगी नहीं, उनके लिए परवल की सब्जी बना लो। नहीं, मैं बैंगन की सब्जी खा लूंगी बेटा, बहू को एक और सब्जी बनाने में कष्ट होगा। कॉलेज से थक कर आई हैं। इस उम्र में थकना क्या है मौसी, वह तो इनके घर वालों ने काम की आदत नहीं डाली, इसी से थक जाते हैं। हाँ बेटा, आजकल लड़कियों को घर गृहस्थी संभालने की आदत ही नहीं रहती। हम लोग घर के सब काम करके 10 किलो चना दलकर फेंक देते थे। मौसी बोली, बस इसी बात से सीमा चिढ़ जाती हैं। उसके मायके वालों ने काम की आदत नहीं डाली तो क्या प्रभात ने उसके लिए नौकरों की फौज खड़ी कर दी। एक बर्तन कपड़े साफ करने वाली के अलावा दूसरा कोई नौकर तो देखा ही नहीं इस घर में। और लीला मौसी के जमाने में घर गृहस्थी ही तो संभालनी थी लड़कियों को, ना पढ़ाई लिखाई में सिर खपाना था और न नौकरी के पीछे मारे मारे घूमना था। सीमा सोचने लगी, लीला मौसी तो खैर अशिक्षित महिला हैं, परंतु प्रभात की समझ में ये बात क्यों नहीं आती। अभी पिछले सप्ताह भी ऐसा ही हुआ था। सीमा ने करेले की सब्जी बनाई थी। प्रभात ने देखा तो बोले, करेले बनाए हैं, क्या मौसी को दुबला करने का विचार है, उनके लिए कुछ और बना लो। सीमा एकदम हतप्रभ रह गई। मौसी हंसी, नहीं नहीं कुछ मत बनाओ, बहू बस दाल को तड़का दे दो। तब तक मैं टमाटर की चटनी पीस लेती हूँ। मौसी, बहू के रहते तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, आओ उस कमरे में बैठे, प्रभात बोले। सीमा अकेली रसोई में खटती रही। उधर साथ वाले कमरे में मौसी प्रभात को झूठे सच्चे किस्से बताती रहीं। तुम्हारे बड़े नाना जी खेत में पहुंचे तो देखा सामने गांव के धोबी का भूत खड़ा है। मौसी खूब अंधविश्वासी हैं, मनगढ़ंत किस्से खूब बताती हैं भूत प्रेतों के। प्रभात के बड़े नाना, मंझले नाना और छोटे नाना के, दूसरी सफ़ेद छोटी नानी के, प्रभात की ननिहाल के जमींदार महेंद्र प्रताप सिंह और रूपा डाकू के भी। इन किस्सों के साथ साथ मौसी लोगों की मेहमानबाजी और बढ़िया भोजन को भी खूब याद करती। उनकी व्यंजन चर्चा सुनकर श्रोताओं के मुंह में भी पानी भर आता। मौसी मूंग के लड्डू, खस्ता कचौरी, मेवे की गुजिया और खोए की पूरियों को याद किया करती। प्रभात उनकी हर फरमाइश पूरी करवाते। सीमा को कॉलेज जाने तक रसोई में जुटे रहना पड़ता। थकान के कारण खाना भी ना खाया जाता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था।
कॉलेज से लौटकर वह कुछ खाना ही चाहती थी कि प्रभात के मित्र आ गए। उसने किसी तरह उन्हें चाय नाश्ता करवाया। दूध का बर्तन उठाकर अलमारी में रखने लगी तो सहसा चक्कर खाकर गिर पड़ी। सारे कमरे में दूध ही दूध फैल गया। मौसी और प्रभात दौड़े आए। अपने निष्प्राण से शरीर को किसी तरह खींचती हुई सीमा पलंग पर जा लेटी। आंखें बंद करके वह न जाने कितनी देर तक लेटी रही। अचानक प्रभात ने धीरे से उसे उठाते हुए कहा, सुनो, अब उठकर जरा रसोई में देख लो। तब से मौसी ही लगी हुई हैं, शरीर में उठने की शक्ति ही नहीं थी। हूँ कहकर सीमा ने दूसरी ओर करवट ले ली। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ये मैं मानता हूँ, परंतु अपने घर का काम कोई और करे ये तो शोभा नहीं देता। प्रभात धीरे से बोले। सीमा का मन हुआ चीख कर कह दे, मौसी के घर में बहू बेटी बीमार होती हैं तब क्या वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती हैं। एक समय भोजन बना भी लेंगी तो ऐसी क्या प्रलय हो जाएगी। लेकिन कहा कुछ नहीं, आवाज कहीं गले में ही फंसकर रह गई। आंखों से आंसू बह निकले। उठकर बचा हुआ काम निपटाया। मौसी प्रभात की प्रशंसा करते नहीं थकती। उस दिन किसी से कह रही थी, हमारे परिवार में प्रभात हीरा है, सबके सुख दुख में साथ देता है, रुपए पैसे की परवाह नहीं करता, ऐसा आदर सम्मान करता है कि पूछो मत। बहू बड़े घर की लड़की है, पर प्रभात का ऐसा शासन है कि मजाल है बहू जरा भी गड़बड़ कर जाए। यह प्रशंसा वह पहली बार नहीं सुन रही थी। ऐसी प्रशंसा प्रभात के परिवार के हर छोटे बड़े के मुख पर रहती है। ससुराल वालों को इतना आतिथ्य सत्कार तथा सेवा करने और बैंक के चेक फाड़ फाड़ कर देने के बाद भी वह प्रभात के इस सुयश की भागीदार नहीं बन सकी। या यूं कहा जाए कि प्रभात ने इसमें उसे भागीदार बनाया ही नहीं, बल्कि अपने लोगों के सामने उसे बौना बनाने में ही वह गर्व महसूस करते रहे। उसकी कमियों और गलतियों को वह बढ़ा चढ़ाकर सुनाया करते और सारा परिवार रस ले लेकर सुना करता। इस संबंध में सीमा को अपनी देवरानी मंगला से ईर्ष्या होती है। देवर सुनील उसके सम्मान को बढ़ाने का एक भी अवसर हाथ से नहीं जाने देते। हैदराबाद से वह साल में एक बार घर आते हैं। छोटे बड़े सभी के लिए कुछ न कुछ लाने का उनका नियम है, लेकिन लेन देन का दायित्व उन्होंने मंगला को ही सौंप रखा है। जब सारा परिवार मिलकर बैठता है तब सुनील पत्नी को गौरवान्वित करते हुए कहते हैं, मंगला निकालो भाई सब चीजें, दिखाओ सबको क्या क्या लाई हो तुम उनके लिए। सबकी नजरें मंगला पर टिक जाती हैं। वह कितनी ऊंची हो जाती है सबकी दृष्टि में। मंगला की अनुपस्थिति में जब परिवार के लोग मिल बैठते हैं तो उसके लाए उपहारों की चर्चा होती है, उसकी दरियादिली की प्रशंसा होती है, परंतु सीमा की मेहनत की कमाई से भेजे गए मनी ऑर्डरों का कभी जिक्र नहीं होता। उसका सारा श्रेय प्रभात को जाता है। कभी बात चलती है तो अम्मा उसे सुनाकर साफ कह देती है, सीमा की कमाई से हमें क्या मतलब, प्रभात घर का बड़ा बेटा है, उसकी कमाई पर तो हमारा पूरा हक है। कभी कभी सीमा सोचती है, नेकी करते हुए भी किसी के हिस्से में यश और किसी के हिस्से में अपयश क्यों आता है। वैसे इस विषय में ज्यादा सोचकर वह अपना मन खराब नहीं करती, फिर भी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाता। पिछले दिनों डॉक्टर ने बताया था पैर भारी हैं, थोड़ा आराम करना चाहिए। इधर मौसी कहती थी, एक रोटी बनाने का ही तो काम है, घर में न चक्की पीसनी है न कुओं से पानी खींच कर लाना है, खूब मेहनत करो और डट कर खाओ, तभी तो सेहत बनेगी। और एक दिन सेहत बनाने के चक्कर में लड्डू बांधते बांधते कॉलेज जाने का समय हो गया था। सीमा जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगी तो अचानक पैर फिसल गया। 3-4 सीढ़ियां लांघती हुई वह नीचे जा गिरी। चोट तो उसे विशेष नहीं आई, पर पेट में दर्द होने लगा था। इनके लिए बिस्तर पर आराम करना बहुत जरूरी है, डॉक्टर ने प्रभात से कहा था। प्रभात ने लापरवाही के लिए सीमा को जी भरकर कोसा, किंतु इस परिस्थिति में डॉक्टर की सलाह मानना आवश्यक हो गया। झाड़ू पोछा तो मेहरी करने लगी, पर भोजन बनाने का भार मौसी पर आ पड़ा। वह नाश्ता और खाना बनाने में परेशान हो जाती। अब बिना मसाले की सादी सब्जी से काम चला लेती। कहती, अब उम्र हो गई, काम करने की पहले जैसी ताकत थोड़ी ही रह गई है।
सीमा का मन होता पूछे, मौसी सिर्फ खाना ही तो बनाना है, और खाना बनाना भी कोई काम है? तुम तो कहती थी दाल चावल और सब्जी रोटी तो कैदियों का खाना है। तुम ऐसा खाना क्यों बना रही हो मौसी? किसी तरह सप्ताह बीता था कि मौसी का मन उखड़ने लगा। एक दिन प्रभात से बोली, बेटा तुम्हारे पास बहुत दिन रह ली। सुरेखा रोज सपने में दिखाई देती हैं, जाने क्या बात है, बहू जैसी ही उसकी भी हालत है। प्रभात सन रह गई। मौसी ऐसी कोई बात होती तो सुरेखा का पत्र जरूर आता। तुम चली जाओगी तो बड़ी मुसीबत होगी। अच्छा होता जो कुछ दिन और रुक जाती, पर मौसी नहीं मानी। प्रभात निरुपाय हो गए। उन्होंने उसी दिन गांव पत्र लिखा। सुशीला जीजी पिछले साल 2 माह रहकर गई थी, उन्हें भी एक पत्र विस्तार से लिखा। कई दिनों बाद गांव से पत्र आया कि 15 दिन बाद अम्मा स्वयं आएगी, पर 15 दिनों के लिए दूसरी क्या व्यवस्था हो सकेगी। प्रभात को याद आया कि मंगला की बीमारी का समाचार मिलते ही गांव के लोग किस तरह हैदराबाद तक दौड़े चले जाते हैं। शायद इसका कारण वह स्वयं ही है। जिस तरह सुनील ने अपने परिजनों के हृदय में मंगला के लिए स्नेह और सम्मान के बीज बोए थे, वैसा सीमा के लिए कभी किया था उसने। 15 दिन बाद अम्मा गांव से आ गई। उनके आते ही प्रभात निश्चिंत हो गए। उन्हें विश्वास था कि अम्मा अब सब संभाल लेगी। मार्च का महीना था। वह अपने दफ्तर के कार्यों में व्यस्त हो गए। सुबह घर से जल्दी निकलते और रात को देर से घर लौटते। पिछले वर्ष जब मंगला को ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, उस समय अम्मा हैदराबाद में ही थी। उन्होंने उसकी खूब सेवा की थी। उसकी सेवा का औचित्य उनकी समझ में आता था, लेकिन सीमा को क्या हुआ यह उनकी समझ में ही न आता। वह दिन भर काम करे और बहू आराम करे, यह उनके लिए असहाय था। प्रभात के सामने तो अम्मा जी चुपचाप काम किए जाती, परंतु उनके जाते ही व्यंग्य बाण उनके तर्कस में कसम साने लगते। कभी वह इधर उधर निकल जाती। मोहल्ले की स्त्रियां मजा लेने के लिए उन्हें छेड़ती, अम्मा हो गया काम? हाँ भाई, काम तो करना ही है। पुराने जमाने में बहुएं सास की सेवा करती थीं। आज के जमाने में सास को बहुओं की सेवा करनी पड़ती है। सीमा सुनती तो संकोच से गड़ जाती। किस मजबूरी में वह उनकी सेवा ग्रहण कर रही थी, इसे तो वह जानती थी। उसी समय प्रभात को दफ्तर के काम से सूरत जाना पड़ा। उनके जाने की बात सुनकर सीमा बिकल हो उठी। जाने के 2 दिन पहले उसने प्रभात से कहा भी, अम्मा से कार्य करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। उनकी यहाँ रहने की इच्छा भी नहीं है। उन्हें जाने दीजिए, यहाँ जैसा होगा देखा जाएगा। परिवार से संबंध बनाना तुम जानती ही नहीं हो, प्रभात ने उपेक्षा से कहा था। प्रभात के जाते ही अम्मा मुक्त हो गई थी। वह कभी मंदिर निकल जाती, कभी अड़ोस पड़ोस में जा बैठती। सीमा को यह सब अच्छा ही लगता। उनकी उपस्थिति में जाने क्यों उसका दम घुटता था। उस दिन अम्मा सामने के घर में बैठी बतिया रही थी। सीमा ने टंकी में से आधी बाल्टी पानी निकाला और उठने ही जा रही थी कि देखा अम्मा सामने खड़ी हैं। उसे याद आया अम्मा पीछे वाली पड़ोसिन से कह रही थी, प्रभात पेट में था तब छोटी ननद की शादी पड़ी, हमें बड़े बड़े बर्तन उठाने पड़े, पर कहीं कुछ नहीं हुआ। हमारी बहू तो 2-2 लोटा पानी लेकर बाल्टी भरती हैं, तब नहाती हैं। सीमा ने झेंप कर बाल्टी भरी और उठाकर स्नान घर तक पहुंची ही थी कि दर्द के कारण बैठ जाना पड़ा। जिसका भय था वही हो गया। डॉक्टर निरुपाय थे, गर्भपात कराना जरूरी हो गया। अम्मा रो रो कर सबसे कह रही थी, हम इतना काम करते थे तो भला क्या इन्हें बाल्टी भर पानी नहीं दे सकते थे? हमारे रहने का क्या फायदा हुआ? उसी दिन शाम को प्रभात घर लौटे। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर गर्भपात करके बाहर निकल रही थी। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा, बच्चा निकालना जरूरी हो गया था, लड़का था। प्रभात हतबुद्धि से डॉक्टर को देखते रह गया, फिर अचकचाकर पूछा, सीमा कैसी है?